ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय सहयोग के लिए पहले बिम्स्टेक चार्टर के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव CSR राम और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। राम जी, भारत समर्थित क्षेत्रीय समूह यानी बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए एक चार्टर लागू किया गया है। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि ये चार्टर सभी सदस्य देशों को एक साथ काम करने के लिए किस तरह से कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। ये बिम्स्टेक का चार्टर जो अभी लागू हुआ है, एक्चुअली इसका अडॉप्शन जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है लीडर्स लेवल पे मार्च 2022 में हुआ था। उसके बाद सारे जो 7 मेंबर स्टेट्स है उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई करके अभी पिछले ही महीने नेपाल ने जो लास्ट मेंबर स्टेट था उसने उसको रैटिफाई किया। तो ये रैटिफिकेशन का जो प्रोसीजर है अभी 2022 मार्च से लेके अभी कंप्लीट हुआ है। तो अभी ये बिम्स्टेक चार्टर फुल्ली फ्लेज फॉर्म में अभी ये इम्प्लीमेंट होगा। बिम्स्टेक ये जो क्षेत्रीय संगठन है बे ऑफ बंगाल रीजन में, ये पिछले मोर देन 25 साल से है, 1997 से। लेकिन चार्टर का एडॉप्शन बहुत ही अहम स्टेप है बिम्स्टेक के क्षेत्रीय सहयोग में, क्योंकि अब ये चार्टर का रैटिफिकेशन होने से क्षेत्रीय सहयोग के लिए सारे जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली, उनको एक कानूनी या लीगली मौका मिलेगा इस क्षेत्रीय संगठन के साथ सहकार करने में। तो इससे आगे होके इस रीजन का एक्सपांशन भी हो सकता है। इसमें ऑब्जर्वर्स आ सकते हैं, नए मेंबर्स आ सकते हैं, एक्सटर्नल पार्टनर्स जो है उससे जुड़ सकते हैं, और बहुत सारी इसकी जो अहम भूमिका होगी आगे बढ़ने में, ये बिम्स्टेक चार्टर के अडॉप्शन के चलते वो सुलभ होगी। राम जी, अभी अपने नए सदस्यों को जोड़ने की बात कही है, यानी कि नए लोग इस संगठन से जुड़ेंगे। तो चार्टर लागू होने के बाद बिम्स्टेक के माध्यम से अन्य देशों के साथ जो साझेदारी है हमारी, खासतौर से हम भारत की बात करते हैं, तो इसे किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है? तो बिम्स्टेक में आप अगर देखेंगे कि पिछले 8 से 10 साल में जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी 2 साल पहले उसका चार्टर अडॉप्ट किया, लेकिन पिछले 8 से 10 साल में बहुत ही अहम कदम उठाए गए हैं, जिससे बिम्स्टेक का आप कह सकते हैं कि संस्थात्मक उसकी जो संरचना है उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत सारे इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स लिए गए हैं। आप देखिए, अब बिम्स्टेक में 7 वर्टिकल्स हम जिसको कहते हैं, काम का जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है मेंबर स्टेट्स में, उसको अडॉप्ट किया गया है। भारत के पास सिक्योरिटी का पिलर है, उसको हम 7 पिलर्स कहते हैं, और थाईलैंड जिसका मेंबर है उनके पास कनेक्टिविटी का पिलर है, बांग्लादेश के पास ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का है, नेपाल के पास पीपल टू पीपल कनेक्ट, भूटान के पास एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज, और श्रीलंका के पास जो है वो टेक्नोलॉजी, HRD और पब्लिक हेल्थ का है। तो इसको हमने इस वर्टिकल को फाइनलाइज किया। उसके बाद हम उसके अंदर में एक्सपर्ट लेवल पे वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं, और ये वर्किंग ग्रुप्स अभी ये कुछ सालों में मिले हैं, और उनके वर्किंग ग्रुप्स के थ्रू हमने प्लान्स ऑफ एक्शंस बनाए हैं उस पर्टिकुलर वर्टिकल के बारे में। तो ये जो सारे एफर्ट्स हमने लिए हैं, इससे हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहां हमने ये चार्टर अडॉप्ट किया है, और इससे आगे हम बढ़ेंगे। और हमने डिस्कस भी किया कि इससे जो हमारे पार्टनर्स है, ऐसे नहीं कह रहे कि नए सदस्य और यही है, क्योंकि ये क्षेत्रीय संगठन है, तो ग्लोबली इसको जो है एक अट्रैक्शन मिलेगा, और बाकी के संगठन, बाकी के स्टेक होल्डर्स उस दिशा से बिम्स्टेक को देख सकते हैं। राम जी, एक चीज़ आपसे मैं यहाँ जानना चाहूँगा, जो आपने सदस्य देशों के नाम लिए हैं, हमारे जो सहयोगी देश हैं, तो बिम्स्टेक चार्टर का लागू होना खासतौर पे भारत के लिए एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और भरोसेमंद पड़ोसी के तौर पर भारत को पेश करता है, भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगर बदलते भू राजनीतिक दृश्य की हम बात करें तो इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई? आप अगर देखेंगे कि भारत जो है हिंदी महासागर के बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे है। दोनों तरफ में आप जब क्षेत्र देखेंगे, आपने भू राजनीतिक सिचुएशन की बात की, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और जियोपॉलिटिकल हालात तो हम जानते हैं पूरे दुनिया के। और इस क्षेत्र को अगर हम देखें तो आप पूर्व की तरफ देखिए, आप जब पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी, और उस क्षेत्र में जो आज के हालात है, जियोपॉलिटिकल हालात, और हमारे
पश्चिम क्षेत्र में देखे, अगर हम खाड़ी का क्षेत्र हो या रेड सी का क्षेत्र हो, तो वहां के भी जियोपॉलिटिकल हालात देखिए, तो इससे हमें नजर में आता है कि इस रीजन में, बे ऑफ बंगाल रीजन ही हो या फिर हिंदी महासागर का मध्यवर्ती क्षेत्र हो, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आगे आने वाले समय में। तो भारत का इसमें एक प्रकार का जो प्रमुख भूमिका होगी, आपने कहा कि शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव रीजन बनाने के लिए आई जी थिंक ये बहुत ही अहम होगा, नॉट जस्ट कि फ्रॉम रीजनल पर्सपेक्टिव, लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये बहुत अहम होगा। और इसके लिए ये बीमस्टेक ऑर्गेनाइजेशन का या क्षेत्रीय संगठन का इम्पोर्टेंस रहेगा। जी। चार्टर लागू होने के बाद जो स्थितियां बन रही हैं, उनसे अगर हम बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र को देखते हैं तो सामरिक और रणनीतिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो भारत किस तरह से इनका लाभ उठा सकता है? ये तो बहुत ही अहम मुद्दा है क्षेत्रीय सहयोग का जी बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में और बे ऑफ बंगाल रीजन में, जिसमें हम सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को ओवरऑल इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल कोऑपरेशन में देखें। बिम्स्टेक कोई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जी लेकिन बिम्स्टेक एक टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर द प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन के लिए है। लेकिन अगर हम देखते हैं रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन और रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए जो भी एफर्ट्स उठाएंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, उसका तभी लाभ होगा जब ये रीजन सिक्योर होगा और पीसफुल होगा। तो इसके लिए सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन अहम होगा और भारत उसके लिए प्रतिबद्ध है। सारे मेंबर स्टेट्स के साथ में हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स भारत ने लिए हुए हैं और ओवर दी ईयर्स हम उसमें बड़ी अच्छी तरीके से एक तरीके का सहयोग कर रहे हैं। जी तो उस तरह से ये जो रोल रहेगा भारत का इस पूरे रीजन में फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन टू एंश्योर दैट वी हैव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, वो अहम रहेगा। जहां तक हम विकास की बात करते हैं तो चुनौतियों का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। तो अगर बिम्स्टेक की हम बात करें तो बिम्स्टेक के सामने क्या आपको लगता है कि कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें पार पाना भारत के लिए आवश्यक होगा? हाँ, चुनौतियां तो ये क्षेत्र के लिए और क्षेत्र में जितने सारे देश बसे हुए हैं सबके जी लिए है। जैसे आजकल के जियोपॉलिटिकल हालात हम देख रहे हैं पूरे दुनिया के, और इन पर्टिकुलर हमारे लिए विशेष बनता है। हमारे पूर्व में और पश्चिम में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उससे तो चुनौतियां तो हमारे क्षेत्रीय सहयोग के लिए रहेगी। लेकिन अगर हम देखें कि साउथ एशिया और ईस्ट एशिया जिसमें ये हमारे सारे बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट्स बसे हुए हैं, जी उस रीजन के लिए बे ऑफ बंगाल एक मध्यवर्ती इलाका है, जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ग्लोबल डेवलपमेंट में। हिंदी महासागर का ये बहुत ही मध्यवर्ती इलाका है, जिसके थ्रू बहुत सारा ग्लोबल ट्रेड पास होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑयल ट्रेड पास होता है। उसके बाद ब्लू इकोनॉमी की अगर हम बात करें इस रीजन की, तो ये इलाका बहुत ही अहम है। अगर हम देखें कि जो इंटरनेशनल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है, वो भी इसी रीजन के अराउंड है। तो अगर हम इन सारी चीजों की अगर सिक्योरिटी या फिर ग्रोथ चाहते हैं, तो इस रीजन का सिक्योर होना, पीसफुल होना जरूरी है। अगर हम ये इंश्योर करें तो नॉट ओनली रीजनल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, जी लेकिन बियॉन्ड दैट टुवर्ड्स ग्लोबल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए इसका लाभ होगा। तो चुनौतियां भी उसी तरीके से हैं कि इस रीजन में जो भी ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, टेररिज्म का उसमें विशेष उल्लेख होगा, पायरेसी का उल्लेख होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। उसके बाद अगर हम आईओयू जो इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड फिशिंग की बात करें, क्योंकि हम ब्लू इकोनॉमी की बात यहाँ कर रहे हैं, मिनरल्स एक्सप्लॉयटेशन हो, ईजेड का एक्सप्लॉयटेशन हो, ये सारी इसमें जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां इससे उभर के आएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम कहे चुनौती, तो वो जियोपॉलिटिकल हालात पूर्व और पश्चिम में जैसे बदलते जाएंगे, वैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, उसमें चीन हो या फिर बाकी देश हो, जी इनका किस तरीके से संतुलन रहेगा। क्योंकि हम इसी क्षेत्र में हैं, ये जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, जहाँ पे ये सारे जो है ना देश और पावर स्ट्रगल में, आजकल जियोपॉलिटिकल पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व है। जी। अब इसमें हमारा कैसे संतुलन बनेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी।
राम जी, अभी आपने जो भी बातें बताई हैं उनसे एक बात ये निकल कर के आती है कि भारत की स्थिति जो है काफी मजबूत तो है ही, और साथ में हम ये भी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और ऐसे में जब हमारे इस संगठन के जो सहयोगी देश हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो ये लगता है कि भारत को अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभानी है और निभा रहा है। तो अभी आपको लगता है कि इस संगठन को और मजबूती देने के लिए भारत को अभी काफी कुछ करना शेष है? हाँ, अभी तो शुरुआत है। जैसा कि मैंने कहा कि ये संगठन तो 1997 में बना था रीजनल ग्रुपिंग करके, लेकिन रीजनल एसोसिएशन ये बना है हाल के कुछ सालों में, और 2 साल पहले इसका चार्टर अडॉप्ट किया है। तो ये बहुत ही नेसेंट स्टेज में है हमारा क्षेत्रीय सहयोग इस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। इसके आगे ही बहुत सारे एफर्ट्स हमें फ्रूटफुल स्टेज पे दिखाई देंगे। भारत, आपने जैसे कहा कि ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ना कि जस्ट फॉर दिस रीजन, जी। लेकिन ग्लोबली। और हम चाहते हैं कि हमारा जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता है, ये ब्रिज है ये दोनों इम्पोर्टेंट ग्लोबल रीजन्स का। साउथ एशिया का रीजन जैसे हमें पता है कि ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में ही बहुत बड़ी लोक संख्या पूरे विश्व की रहती है, जी। और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वहाँ है। और साउथ ईस्ट एशिया में भी आप अगर देखें कि वो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बिम्स्टेक के रूप में ये पुल सा बना हुआ है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि भारत का जी। एक मुख्य भूमिका इम्पोर्टेंट रहेगी। हमारी जो नीतियां हैं, नेबरहुड फर्स्ट हम कहते हैं, और एक्ट ईस्ट, ये महत्वपूर्ण दो विदेश नीतियों का भी यहाँ पे मिलन होता है। जी राम जी, मैं एक बात यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा। बिम्स्टेक अपने तीसरे दशक में है जब से ये अस्तित्व में आया है। इसके अलावा सार्क की भूमिका भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रही है। तो क्या इन दोनों को मिला करके हमारी स्थिति को आप बता सकते हैं कि कैसे हम, मतलब साउथ एशिया की जब बात करते हैं, कैसे मजबूती प्रदान कर रहे हैं, या अपने जो हमारे लाभ हैं उनको किस तरह से हम पा सकते हैं? सार्क वैसे बिम्स्टेक के बहुत ही पहले, ऑलमोस्ट 2 दशक पहले बनाई हुई संगठन है, और इसमें भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, और पिछले ऑलमोस्ट 4 दशक में सार्क का बहुत ही बड़ा विस्तार हुआ। लेकिन जी। पिछले कुछ साल में, 1 दशक में, हमने देखा है कि ये टेररिज्म का थ्रेट जो है बहुत ही उभर के आ गया, और जिसके चलते सार्क में कुछ रुकावट सी आ गई। लेकिन अगर हम देखें कि सार्क हो या बिम्स्टेक हो, ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है अपने अपने क्षेत्र के सहयोग के लिए और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए। सार्क साउथ एशिया के लिए है, और बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल क्षेत्र के लिए है। तो आज के तारीख में अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल क्षेत्र जो है, जैसे मैंने कहा कि ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का पुल बना हुआ है, और बहुत अहम भूमिका प्ले करता है। जब हम इंडो पैसिफिक भी की बात करें, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो पूरा इलाका है, और इसमें जो ग्लोबल कोऑपरेशन का जो एजेंडा भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के माध्यम से जो बन रहा है, तो जी। उसके चलते बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन का एक विशेष महत्व बनता है। और उसके थ्रू भारत अपने जो स्ट्रेंथ्स है, जिसमें अगर अर्थव्यवस्था तो है ही, लेकिन भारत भी एक बड़ी एज अ ग्रेट पावर, ग्लोबल मेजर पावर करके उभर रहा है। नॉट जस्ट इमर्जिंग, बट इट्स ऑलरेडी एक बड़ी ग्लोबल पावर करके उभर रहा है। तो उसका जो है ना रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जी उस दिशा से, उस पर्सपेक्टिव से। राम जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय सहयोग के लिए पहले बिम्स्टेक चार्टर के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव CSR राम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।